आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? लेसन 2 रहेगा। लेसन 2 में हम लोग पढ़ेंगे, लेसन 2 का नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था इसमें हम लोग उनका पढ़ेंगे, पूरा जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और जीवनी से लगभग 10 से 20 प्रश्न फिर हम लोग लेकर आ जाए हैं और उसमें से आपको जितने बताएंगे किस तरह से प्रश्न पूछता है वही हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उसने कहा था का लेखक कौन है? तब बोलेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इनके थोड़ा सा हम लोग ध्यान यहाँ पर देते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को और निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, तो हम लोग से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 4 गो, उसमें से आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब उनसे जन्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो जन्म आप याद रखिएगा कि उसने कहा था का राइटर तो हो गया, लेकिन अब है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि 12 सितंबर 1922 को किनका निधन हुआ था। तो अब यहाँ पर दे देगा ये उसमें से 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो 12 सितंबर 1922 को किनका निधन हुआ था, तो 4 आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो उसे बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो आपसे समझ में आ गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और निधन कब हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 को। ये तो मुख्य पॉइंट है, आपको याद रखेगा। इस पर आपको 3 प्रश्न होगा, एक निधन से पूछेगा, एक आपका जन्म से पूछेगा। तो मृत्यु और जन्म हमेशा पूछते रहता है। और उसने कहा था, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा उसने कहा था का, जब हम भावार्थ लिखेंगे उसमें भावार्थ जब आएगा तो उसमें ये भी पूछेगा कि उसने कहा था का, जैसे हम लोग सारांश लिखने का है ना, तो सारांश में एक ये भी आपको थोड़ा बहुत जोड़ता है, आना तो नहीं जोड़ता है, कि इसका जो सार एक कथा है, जो इसका सार है उसको बताइए। अच्छा, उसने कहा था ये नाम पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें होगा ना मुख्य पॉइंट, उसने कहा था नाम क्यों पड़ा हुआ है, तो उसका भी हम सार जानेंगे कि आखिर इसका सार क्या होता है। कथा में आखिर उसने कहा क्यों बोला, इसका कहानी में आखिर ये क्यों बोला है, ये कुछ ना कुछ होगा। जैसे 20 के दांत है, 10वीं क्लास में पढ़ना है 20 के दांत, तो उसमें आप लोग देखे होंगे 20 के दांत में, अब उसमें जो झगड़ा दोनों करता है, कासो मदन का आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो जब झगड़ा करता है तो उसका सामने का जो झगड़ा करने पर दांत टूट जाता है, मरता है तो क्या होता है, दांत उसका टूट जाता है। और दांत टूटने के पश्चात जो टूटा हो रहता है वो कौन सा दांत रहता है? 20 के। अभी छोटे बच्चे के दूधा के दांत हम लोग तो 20 के दांत होता है, इसी से काटने से क्या होता है 20 होता है। तब 20 के दांत अब टूटता है तो उसका नाम कहानी का क्या पड़ जाता है? 20 के दांत पड़ जाता है। उसी तरह से उसने कहा था, कुछ ना कुछ इसमें कहानी में होगा, तब नहीं से पढ़ा होगा। पूरे कहानी को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा युद्ध का है, युद्ध में आपको इसमें बहुत सारी कहानियां मिलेगा। तो अब जीवन परिचय थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कर लें। जीवन परिचय में सबसे देखें यहाँ पर जीवन परिचय में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा था राजस्थान भी ऑप्शन रहेगा या जयपुर, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। आपसे पूछा कहाँ पर हुआ था तो बताएंगे जयपुर। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में हुआ। उनका मूल निवास जिला है कांगड़ा। मूल निवास अगर बात करते हैं, मूल निवास सब लोग जानते हैं, तो कहाँ पर है इनका? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं, वो गुलेर नामक ग्राम है, वो जो गांव के नाम जो प्रसिद्ध है वो किसके नाम है? गुलेर नाम से प्रसिद्ध है, यानी गुलेर के नाम से वो जाना जाता है। तो गांव का नाम क्या है? गुलेर। अब ये समझ गए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर यानी राजस्थान में होता है। उनका मूल निवास जिला कांगड़ा है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो गुलेर नाम के नाम से जाना जाता है। अब किस नाम से जाना जाता है? गुलेर के नाम से, यानी गांव के नाम जो ग्राम है वो कौन सा नाम है? गुलेर। अब देखिए, उनके पिता की अगर बात करते तो पिता का नाम क्या है? पंडित शिवराम था। क्या था आपका? पंडित शिवराम। उन्होंने बचपन में संस्कृति का अध्ययन किया था। इसके पिछले भी क्लास में हम लोग पढ़े तो बहुत सारा चीजें सांस्कृतिक से अध्ययन आपको मिले, जैसे उनका माता सुसंस्कृत थी, तो इसमें भी हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बचपन में क्या चीज का अध्ययन किया था? संस्कृत में। बहुत सारे राइटर को पढ़ने को मिलेगा जो संस्कृत में अध्ययन किया था, बाद में फिर हिंदी, बहुत सारे अपना चीज से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो संस्कृत वाले हिंदी भी लिखते हैं, हिंदी वाले भी संस्कृत पढ़ते हैं। तो सबसे बचपन की अगर बात करें, शुरुआत के अध्ययन क्या चीज के? संस्कृत से। 1899 में इन्होंने इलाहाबाद व कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक के पास किए। अब एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तब आप उसके पास फिर आगे के दाखिला होते हैं। आगे दाखिला के लिए हर चीज में एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि 1899 में उन्होंने इलाहाबाद व कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस पास किए, ठीक है, तथा मैट्रिक्स भी पास किए उन्होंने। अब उन्होंने 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट तथा 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पढ़ाई की अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो पढ़ाई में भी आपसे वहां से चर्चित होता है पढ़ाई के लिए कि जीवन परिचय में पढ़ाई का भी थोड़ा सा योगदान रहता है। हो सकता है कि किसी किसी के पढ़ाई का ज्यादा चर्चा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ होता है।
बहुत सारे ऐसे राइटर आपको मिलेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, अब बहुत सारे ऐसे राइटर पढ़े कि बहुत ज्यादा पढ़े हैं। तो राइटर फिर बने कहीं कम पढ़ के ज्यादा पढ़ के, अपने आवश्यकता के अनुसार उतना पढ़े तभी लिख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से उसने इंटरमीडिएट की, ठीक है, और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उसने बीए किए। कब किए? 1903 में किए। और 1904 में अगर बात करें, जयपुर दरबार की तरफ से खितरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर अजमेर के मायो कॉलेज आए थे। अब यहाँ से देखिए, हमेशा आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। नाबालिग राजा जो जयसिंह थे, अभिभावक की अगर बात करते हैं तो इस रूप में बनकर अजमेर में मायो कॉलेज में आए थे। किस कॉलेज में आए थे? मायो कॉलेज में आए थे। तो यहाँ पर नाबालिग समझ रहे, छोटे में अवस्था में। 1916 में वो इस कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। कब बने अध्यक्ष? 1916 में बने थे। अब बात करते हैं तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत विभाग से गए। अपने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग रहे, और प्राचार्य है जैसे प्रिंसिपल के रूप में वहां पर है। अब किनके कारण? मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर निमंत्रण दिया गया। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। हमने इसमें सेटिंग किया तो आपको दिखाएंगे किस तरह से पूछेगा। तो मदन मोहन जो है मालवीय जी हैं, ये निमंत्रण पर ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग में गए प्रिंसिपल के तौर पर। अब कार्यवाहक प्राचार्य बने, वहां पर प्राचार्य बनेंगे, जो प्रिंसिपल जैसे हेडमास्टर होते हैं प्रिंसिपल हाउस में बने। तथा मनिंद्र चंद्र नदीपीठ, अब बात करते हैं मनिंद्र चंद्र की, इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो मनिंद्र चंद्र नदीपीठ में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। और किस पर कार्य किया? प्रोफेसर पर। 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया। जो शुरुआत में आपको बताएं 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करते हैं तो 12 सितंबर 1922 को क्या हो गया था? इनका मृत्यु हो गया था। तो ये तो मुख्य पॉइंट है। यहाँ से जन्म से स्टार्ट करेंगे, जितने कार्य बीच में किए होंगे दर्शा देंगे, और फिर हम अंतिम समय में जाएंगे तो उनका मृत्यु को दर्शा देंगे। बीच में जन्म, पहले शुरुआत में जन्म मृत्यु नहीं लिखेंगे, पहले शुरुआत में जन्म और बचपन अवस्था, फिर थोड़ा सा अवस्था चले जाएंगे, फिर अवस्था चले जाएंगे, लास्ट में अंतिम अवस्था जब आएगा प्रौढ़ावस्था के बाद चलेंगे तो खत्म जब अवस्था हो जा रहा तो उसमें मृत्यु दर्शा देंगे। जन्म से लेकर और पढ़ाई जितना हुआ है, कहाँ कहाँ गए थे, किस कॉलेज में इनका लगभग विद्या कितना है, कहाँ निबंध कितना है, फिर इसके बाद जो प्रसंग लिखे कितना है, हो सकता है बहुत सारे जितने चीज इसमें डाले हैं सबको बता देंगे, और लास्ट में इनका निधन बताएंगे। तो जीवन परिचय में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आएगा कि आपको उसने कहा था, अब आपसे पूछेगा उसने कहा था कहानी का सारांश लिखें, तब तो अलग हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सिर्फ किनके बारे में पूछेगा, गुलेर जी के बारे में पूछेगा, तब तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कहा था का सारांश लिखिए तब अलग चीज है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जीवन परिचय किनका है? ये गुलेर जी का है, तो इसलिए उन्हीं के बारे में बताएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब साहित्य विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रथम प्रमुख लेखक है। ये क्या चीज का है? गद्य के हैं, ठीक है। तो गद्य से भी एक प्रश्न आपको रहेगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के, कौन सी सदी के लेखक हैं? 20वीं सदी के हैं, और हिंदी गद्य के हैं। क्या चीज के हैं? हिंदी गद्य के। साहित्य के प्रमुख लेखक थे। वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रकांड विद्वान थे। देखा जाए तो सबसे ज्यादा विद्वान वो संस्कृत भी अच्छा जानते थे, हिंदी भी जानते थे, अंग्रेजी भी, इसलिए प्रखंड भी ज्ञान था, बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो क्या क्या चीज में इनको ज्ञान था? संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में। अब बात करते हैं पुरातत्व के। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में चलते हैं। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषय में उनका ज्ञान अद्यतन था और तल स्पर्शी था। मतलब थोड़ा थोड़ा सब में ये अध्ययन किए थे, ऐसा नहीं कि सब छोड़ दे, सारा चीज में इनको अध्ययन था। पुरातत्व के इतिहास अगर बात करते हैं उसमें भी, भाषा शास्त्र के भी बारे में बात करते हैं तो सब में लगभग तलस्पर्शी, सब में कुछ ना कुछ भाषाएं जानते थे। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। अब द्विवेदी कौन? द्विवेदी आप लोग जानते हैं, इसके पीछे हम लोग पढ़े थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़े थे ना। उस युग के क्या है ये? बहुमान्य विद्वान थे। अब बात करते हैं निबंधकार में। निबंधकार में इनको विद्वान माना जाता है। उनकी गुण तथा दिगंत, हास, परिहास एवं व्यंग से परिपूर्ण भाषा शैली है, उन्हें अपने समय से काफी आगे प्रदर्शित करती है। ये सब जितने सारे अगर देखा जाए, लोगों को भी चर्चा किया जाए, किसी की तुलना भी किया जाए तो उनसे आगे ये प्रदर्शित करती है। ये हम लोग इनके साहित्य विशेषता के बारे में जाने। आपसे इसमें क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के किस, आपसे पूछेगा गुलेर जी किस सदी के आपका लेखक है, तो क्या बताएंगे? 20वीं सदी के, ये आपको बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी से लगभग कई सारे क्वेश्चन आएगा। अब इसमें द्विवेदी युग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा तो अंदर से नहीं पूछता है, सब आपको उनके जीवनी से ही, किसी भी राइटर के जीवनी से ही पूछता है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इनकी रचना क्या क्या चीज है। तो कहानी है,
जो बुध का कांटा है, जो 1911 में आपको प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, अब आपसे आएगा कि बुध का जो कांटा है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1911 में। बुध का कांटा के लेखक कौन है? गुलेर जी, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी यहाँ पाएगा। आपका सुमुख्य आएगा यहाँ पर, सुखमय आएगा जीवन। सुखमय जीवन कब बना था? 1911 में। तथा उसने कहा था, कब बना था? 1915 में। यही चैप्टर हम लोग पढ़े, उसने कहा था। तो उसने कहा था कब बना था? तो आपसे पूछा जाए कि आप उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित होती? 1915 में। उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। अब निबंध के थोड़ा बात कर लेते हैं। इन्होंने प्राच्य विद्या, इतिहास, देखिए प्राच्य विद्या भी, इतिहास के, पुरातत्व, भाषा के विज्ञान, पीछे थोड़ा जो चर्चा की उसके, भाषा विज्ञान तथा समसामयिक विषय पर भी निबंध लेखन कार्य किए हैं। बहुत सारा ऐसे सामासिक इसने पद बनाए थे जिस पर भी विचार किए हैं। लेखन का तो कार्य जिनका पूरे जीवन तक चला। धर्म बना था, कछुआ बना था, मौरिसी बना था, मोही बना था, कुठाव जो एक ही में आता है आपका, मौरिसी, मोही, कुठाव। फिर रम भारतवर्ष बना था, डिंगल बना था, दीवाना बना था, प्रिय, जो प्रिय दिवांगना बोलते हैं हम लोग, संस्कृत की टिपरारी बना था। इसके बाद पुरानी हिंदी आदि बहुत सारे इनके प्रमुख निबंध है। आपसे इसमें क्वेश्चन कछुआ, धर्म, कछुआ, ये सब क्वेश्चन आता है, प्रीवियस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और इससे आपसे पूछते रहता है, ठीक है। और ये जो पोएम था वायभास ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, आपसे ये भी था। इसके बाद द लिटरेटरी क्रिटिसिज्म आदि था। अब ये आपसे पूछा जाए कामसूत्र किनकी रचना है? कामसूत्र यहाँ से पूछेगा, तो ये पूरा यहाँ पर आपको नाम देगा, वो सब पूछेगा। द लिटरेटरी क्रिटिसिज्म आदि आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर भी बताइए किनके हैं। तो ये देखिए, ये क्या था कि ये जो लिखा हुआ था इंग्लिश में भी लिखे था। ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश की भाषा जानते थे, संस्कृत की भी जानते थे और आपका हिंदी भी जानते थे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, जो लिखा गया था ये इंग्लिश में लिखा गया था। तो आपको समझ में आ गया। ये आपसे पूछेगा द ए पोएम वायभास किनकी रचना है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के। ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन किनकी है? तो ये आपसे पूछेगा वात्स्यायन कामसूत्र, वात्स्यायन पूरा इसमें नाम दे देगा। अब पूछेगा आपसे दी लिटरेटरी क्रिटिसिज्म, आपसे पूछेगा किसकी रचना है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के। आप गुलेर जी भी लिखेगा, गुलेरी भी लिखेगा, तो वही आपको टिक लगाना है। इनके अंग्रेजी में निबंध है। किसमें निबंध है? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में यहाँ से यहाँ तक आपको निबंध आता है। ये अंग्रेजी में भी निबंध लिखे, समझिए, यानी पोएम हम लोग बोलते हैं, पोएम यहाँ लिखा। टिप्पणी की बात करते हैं। अनुवाद की बाढ़, क्रियाहीन हिंदी, खोज की खाज, खोज खाज जैसे हम लोग बोलते हैं, खोज की खाज उसमें, और वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन आदि भी लिखे थे। इसमें हमारे बहुत सारे भाषा थे जो प्राकृतिक से रिलेटेड था, वो भी भाषा इसमें दर्शाया हुआ है। अगर आपको मौका मिलेगा तो इसमें आपको जो भाषा होगा क्रियाहीन भाषा आप लोग पढ़िएगा, तो उसमें बहुत सारे प्राकृतिक से भाषा मिलेगा। खोज खाज में भी आपको भाषा मिलेगा, खोज की खाज बोलते हैं। संपादन की अगर बात करते हैं तो समालोचक है, काशी नगरी है जो प्राचीन है पत्रिका है, ये आपको बहुत फेमस है। एक समालोचक भी है, और काशी नगरी जो प्राचीन पत्रिका के नाम से जाना जाता है, ये भी सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो संपादक में आपसे ये समालोचन के प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे पूछा हुआ रहता है कि समालोचन जो संपादक है उनके कौन है? तो गुलेर जी है। ये लगभग हम लोग रचना सीखे। रचना में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है धर्म और कछुआ के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये भी आपको इंग्लिश में अगर पूछेगा तो ये आपसे पूछेगा कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र किनकी रचना है? तो गुलेर जी का है। ये आपसे इंग्लिश में पूछेगा। अगर हिंदी में पूछता है तो आपके धर्म और कछुआ के बारे में पूछता है, ठीक है। हाँ, कछुआ धर्म आपसे पूछेगा, ये पूछा वो प्रीवियस में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं भाषागत विशेषताएं जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, गुलेर जी की रचना अपनी विषय वस्तु, भाषा शैली व शिल्प के कारण बहुत नूतन समय की जान पड़ती है। देखिए, सब लोग का भाषा शैली अगर देखा जाए तो सब लोग बातचीत इसके पढ़े थे, उसमें भाषा और शैली ही सिखाया जाता था। इसमें भी आपका सेम हुए, भाषा शैली शिल्प के कारण बहुत नूतन समय की जान पड़ती है। हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप है। हिंदी साहित्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके क्या है? प्रत्यक्ष रूप है और परोक्ष भी रूप है। देखिए, दो तरह से होते हैं। एक तो होता है कि पीछे बातें बताया हुआ को निकालते हैं, एक होता है कि आने वाले भविष्य को भी बारे में बताते हैं। जैसे पहले था कि एक ये घटना हो गया है, एक था कि घटना होने वाली है, ये दोनों घटना बताते हैं। तो हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काफी प्रभाव पड़ा है। इनकी भाषा में अगर बात करते हैं तो सरलता है, सहजता भी है और गुण तो है ही। इनकी भाषा बहुत सरल है। आप कोई भी भाषा अगर पढ़िएगा तो सरल है। आप लोग पढ़े होंगे कहानी को, हम जो पढ़े थे, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, और इतने भाषा सरल में लिखा हुआ कि सब लोग को समझ में आ जाता है। सहजता है, पूरे को सजा सजा के बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, और गुण तो है ही। पढ़ने के बाद गुण बहुत सारे इसमें प्रकट होता है। भाषा में सृजनात्मक का दर्शन भी होता है, बहुत सारा उसमें सृजनात्मक दर्शन होगा। संस्कृत में महापंडित शास्त्र
और विश्वनाथ और गंभीर प्रकृति के विद्वान द्वारा ऐसी अद्भुत सृजनात्मक भाषा शैली का संस्थान एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे संस्कृत के महापंडित जो होते हैं, शास्त्र के जो होता है उसमें सबसे बड़ा आपका निष्णात होते हैं, यानी जो भाषा कोई नहीं जानता है उसे भी बताने वाले निष्णात होते हैं, गंभीर होते हैं। प्रकृति के विद्वान द्वारा ऐसी अद्भुत सृजनात्मक भाषा शैली है जिनका संसार एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। एक ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, एक ऐसी घटना है, शायद ये घटना हो सकता है कि किसी को पता हो किसी को नहीं हो, लेकिन ये सांस्कृतिक तौर पर अद्भुत भाषा है, अद्भुत भाषा में इसे लिखा गया है और ये पूरे हर पंडित के माने शास्त्र में ये लिखा गया है। क्या है? प्रस्तुत कहानी उसने कहा था। क्या है आपका? प्रस्तुत कहानी उसने कहा था। ये कहानी सब लोग लगभग जानते हो, नहीं जानते हो कोई बात नहीं है, ये कहानी को पढ़ेंगे तो सबको पता चल जाएगा उसने कहा था, क्या कहा था, क्योंकि ये सब लोग जानते थे। और ये युद्ध के बारे में बता, युद्ध हर लोग को पता। उनकी अमर कृति है, अमर कृति में कौन है? उसने कहा था। अब जिसे हिंदी कहानी में मील का पत्थर माना जाता है, हिंदी कहानी में देखा जाए तो मील का पत्थर किस पाद से उद्धत है? उसने कहा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें याद रखें। इस कहानी का कथ्य है शुद्ध प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति तथा उसके स्वाभाविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति है। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए कहानी का शुद्ध प्रेम क्या है तो आध्यात्मिक है। जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो आध्यात्मिक से लिया गया, अनुभूति है और उसकी स्वाभाविक है, एक स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है, और उत्सर्गम्य है और अभिव्यक्ति भी है। उसके अंदर उत्साह है और जो अभिव्यक्ति है यानी एक व्यक्ति के प्रति जो प्रेम होता है इसमें दर्शाया गया है। कहानी की घटना स्वाभाविक नाटकीयता के लिए हुए हैं। ये जो कहानी बना है इसका घटना एक कहानी पर आधारित है, मतलब एक कहानी है और उसी कहानी को दर्शाया लिखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं घटना हुआ है। देखिए, बिना घटना की कहानी नहीं बनता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी बना हुआ है तो समझिए कि उसका घटना हुई होगी, यानी बिना घटना की कहानी नहीं बनता है। तो ये आप लोग याद रखेगा। अब यहाँ बात करते हैं वातावरण की सृष्टि करने के लेखक को अपूर्व सफलता मिली है। कहानी पाठक को प्रारंभ से ही अपने साथ बांध लेती है तथा अंत तक पाठक के मन में उसका प्रभाव गूंजता रहता है। और ये ऐसे कहानी है कि प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक की कहानी क्या होता है, मन में हमेशा गूंजते रहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि स्वाभाविक नाटक है, नाटक के तौर पर इसे बनाया गया है। वातावरण की सृष्टि करने के लेखक के कार्य है, यानी ये जो कहानी लिखा गया है, ये कहानी लिखने का मुख्य रूप क्या है? एक घटना घटी है और जो घटना घटा है सेम उसी घटना को क्या किया गया है, फिर से लिखा गया है, जो सब लोग जान जाए। सब लोग जानते हैं, फिर भी अगर नहीं जानते तो हो सकता है वो जान जाएंगे, लेकिन ये सब लोग लगभग जानते हैं। संस्कृत के महापंडित शास्त्र से ये कहानी उसने कहा था, ये लिखा गया है। तो हम लोग समझ गए यहाँ पर कि ये एक नाटक है। ये क्या है? एक नाटक है और उसी नाटक को यहाँ पर दर्शाया गया, लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, ये घटना घटा है, उसी घटना को ये लिखा गया है। तो ये घटना को पूरे लिखने के लिए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किनका योगदान है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, यानी गुलेर जी का है। बहुत सारे लोग नाटक लिखते हैं, लेकिन ये जो नाटक है हिंदी कहानी के मील का पत्थर माना जाता है। मतलब ऐसा कहानी आज तक नहीं है। और ये जो कथा है शुद्ध प्रेम की कथा है, आध्यात्मिक कथा में लिया जाता है, लेकिन ये शुद्ध प्रेम की कथा है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इस कथा में क्या क्या चीज आते हैं। भाषागत लगभग समझ में आ गया सबको। अब इस कहानी में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए भाषागत विशेषताएं हम लोग जब पढ़े हैं तो इसमें लगभग कुछ आपको समझ में आ गया। जब लड़ाई होता है तो एक बचपन में क्या होता है कि एक लड़की एक लड़का जब होता है, जब वहां से मिलता है तो दोनों को प्रेम होता है, और प्रेम होने के कुछ समय के बाद जब उसका शादी भी होता है दूसरे का, जैसे लड़की का शादी अलग होता है, लड़का का शादी अलग होता है, दोनों का शादी अगर देखा जाए तो अलग अलग हो, लेकिन कुछ समय के बाद मिलता है। कुछ समय के बाद मिलने के पश्चात वहाँ पर ये होता है कि जब वो लड़ाई पर युद्ध में जाते हैं तो हो सकता है जिससे वो लड़की का शादी हुआ रहता है उसके घर पे वो पहुंचते हैं और वो बताती है कि ये मेरे पति है, इसको आप रक्षा करिएगा। तो एक लीडर होकर नहीं होता, जिससे बोलता है कि ठीक है हम रक्षा करेंगे, क्योंकि वहां पर वो बोला गया है और वहाँ पर आध्यात्मिक कहानी में है कि इसे माना गया है, प्रेम को शुद्ध माना गया है। तो बोले कि ठीक है, मतलब हमने तो अब बचपन से जैसे प्रेम एक मेरे कहानी था और हमारा प्रेम चला था, इसलिए हम वादा करते हैं कि कुछ भी अगर हो जाएगा इनका, जैसे इनका जो भी किसी भी हद तक अगर जाएंगे तो हम सेवा करते रहेंगे। तो वो मरते समय तक भी अपने सेवा जान लगाकर वहाँ किए हैं। तो उसने यहाँ पर कहानी में कहा जा रहा है कि उसने कहा था, उसने क्या कहा था? हमने बोले थे ना कि मेरे पति और बेटे हैं, दोनों को क्या करना है, ख्याल रखना है। और वहां पर वो क्या करना है, ख्याल रखने के लिए वहां पर रात दिन लगाकर क्या करता है, ड्यूटी करता है और दोनों को ख्याल रखता है। तो उस कहानी में वहां पर बोली गई है, किसके द्वारा बोली गई है? तो उस कहानी में कौन बोली है? कोई ना कोई बोली होगी ना, तो कौन बोलती है? सूबेदारनी जो थी किससे बोली है? लहना सिंह से। उन्हीं की कहानी है, लहना सिंह और सूबेदारनी पे ये कहानी पूरा टिका हुआ है।
ये कहानी में उसने कहा था ये नहीं, जैसे एक शुरुआत में पूछा गया उसने कहा था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वहां से नहीं रह जाता, तेरी कुरमाई नहीं होगा, वहां से ये कहानी का सार कथा कहाँ से निकलता है, वहां से पति और मेरे बेटे को क्या करना है, रक्षा करना है। तो वहीं से वो बात लेकर चला जाता है युद्ध के लिए वहां पर। अब वहां से जो बोला गया था, वो जो बोली थी सूबेदार ने, उसने क्या बोली थी, मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। और वहां क्या वो बोली थी कि उसने कहा था, क्या कहा था, उसने। अब उसने जो कहा था उसी को उठा लिया गया। तो कहानी के सार कथा कहाँ पर जाता है, बेटा और जो पति है उसको रक्षा करने के लिए वहीं पर वो बोला गया था बात को, उसी को उठाकर यहाँ पर डाल दिया गया। तो उसने कहा था, अब ये नहीं कि उसने कहा था कि तेरी कुरमाई हो गई, वह शुरुआत में तो है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो उसने बोलते कि अभी जैसे धट बोलकर चले जाते, तो वहां से वो कहानी को नहीं लिया गया, लिया कहाँ से जाता है, जहां पर युद्ध करने जाते हैं लोग वहां पर, तो वहां से कहानी लिया गया था। ऐसे चीज हम लोग कहानी के बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसके स्मरण जो था हमने कर लिए थे, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जितने सारे कहानी था उनके बारे में था, हमने पढ़ लिया। इस पर देखते हैं 5 क्वेश्चन 10 इसमें हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको आता है 1 नंबर में क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। अच्छा, मील के पत्थर अभी था, मील के पत्थर था ना, तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी मानी जाती है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार और क्या आता है, मंगल आता है। तो इसमें उसने कहा था मील के पत्थर किसमें ले गए, उसने कहा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसने कहा था। तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपसे मील के पत्थर क्या आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि लेसन 2 से लिया गया है, उसने कहा था से लिया गया है। बात करें 2 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पर तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। अच्छा, कुरमाई का अर्थ पूछा गया था, जैसे मंगनी पूछा गया था, तो किसमें इसमें था आपका, किस कहानी में था, उसने कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इसमें हो जाएगा बी, उसने कहा था। तो समझ में आ रहा है कि कुरमाई, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है। तो तेरी कुरमाई होगी, अगर कुरमाई का अर्थ से पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि कहाँ से ली गई है, उसने कहा था। अब आपसे पूछेगा तेरी कुरमाई होगी किस पाठ से संकलित है, उसने कहा था, ठीक है, ये उसने कहा था यहाँ पर आ गया। और किस पाठ के, मान लीजिए कि तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ से संबंध है, अगर ये हटा दे जाए यहाँ पर कहानी किस संबंध से, किस राइटर से संबंधित है, किस लेखक से संबंधित है, क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे क्वेश्चन बात करते हैं नंबर 3, बिना फेरे गोरा बिगड़ता है। अब बिना फेरे क्या करता है, घोड़ा बिगड़ता है। और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी है, पाठ से आगे आपके हैं। तो आपसे बताएं, इसे पूछेगा तो इसमें से क्या लगाएंगे हम लोग, उसने कहा था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था। इसे पाठ के अंदर है, पाठ के अंदर चलेंगे तो चर्चा होगा। फिर आगे इसमें चलते हैं, बुध का कांटा रचना है। अभी हम लोग उसमें रचना में पढ़ेंगे बुध का कांटा किनका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी आंसर हो जाएगा क्या आपका बी। तो इसमें आप लोग याद है कि बुध का कांटा जब भी आपसे पूछेगा तक आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक। अब यहाँ पर देखिए आ गया, यहाँ से आ गया ना, 15वीं 16वीं 19वीं और 20वीं सदी। तो किस सदी का आपका है यहाँ पर, तो 20वीं सदी का आपका लेखक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 20वीं सदी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुलेर जी ने कुल कितनी कहानी लिखी। अभी कहानी आपके था इसमें 1 2 3 4, उसमें कहानी का नाम बताए थे, लेकिन कितनी कहानी था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 कहानियां। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर गुलेर जी के कितने कहानी समझ में आ गया ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। अब देखिए, इसमें कहानी का अगर नायक बोलते हैं तो लहना सिंह पर ही चला था, कहानी के पूरे नायक जो था इसी पर चला था। तो इसका उसने कहा था कहानी का जो आप पूछेगा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, लहना सिंह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन के। अब देखिए, उसने कहा था कहानी है। अब यहाँ पर समझिए, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान है, तो क्या हो जाएगा, सब है, इसमें सारा चीज आपको दिया गया था, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर के। अब देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसमें शहर का भी चित्रण किया गया है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर और लखनऊ। कहाँ का है आपका, तो सब लोग को पता है कि अमृतसर की कहानी जब हम लोग पढ़े थे तो उसको पूरे कहानी बताए थे अमृतसर का, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितने बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और कितने की भी संभावना है। गांव का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसमें,